जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जहाँ की हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में हम लोग बीपीएससी टीआरई का पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग कुछ तो कर चुके हैं, कुछ आज करने वाले हैं। और बीपीएससी टीआरई 2 का 6 to 8 का आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि उसे कितने आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है समय के साथ। चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया क्या कर रहा है। एक दुकान में दो पेंसिल और 3 रबर की कीमत कितनी रुपया है? 9 रुपये है। ठीक है। और 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपये है। 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत कितने हैं? 18 रुपये है। ठीक है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या होगी? अब यहाँ देखिए कि यहाँ हम जो देख रहे हैं कि 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और 9 दूनी के 18, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है कि एक दूसरे का समानुपाती है। तो इस तरह का जब इक्वेशन हमें मिलता है तो इसका सॉल्यूशन करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन करना संभव ही नहीं होता है। इसीलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यह एक दो इक्वेशन न होकर के एक ही इक्वेशन है, इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? ई नंबर आंसर लगाएंगे, कोई भी इसका आंसर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। ठीक है। क्या कह रहा है? 4 बहनों की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। यदि इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो अब देखिए, तो माँ की आयु क्या होगी? कह रहा है क्वेश्चन कि 4 बहनों की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। तो इसका मतलब 4 बहनों का कुल आयु कितना हो जाएगा? 4 बहनों का कुल आयु हो जाएगा 4 × 7 बराबर 28। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि अगर उसमें माँ का उम्र भी जोड़ दिया जाए, उसमें अगर माँ का उम्र भी जोड़ दिया जाए तो उसकी औसत आयु बढ़कर कितनी हो जाती है? 6 वर्ष बढ़ जाती है। 6 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 7 वर्ष पहले था, 6 वर्ष बढ़ गया तो 7 × 6 = 13 हो गया। और आदमियों की कितनी संख्या हो गई? 5 हो गई। तो 5 × 13 बराबर कितना हो गया? 13×5 = 65। अब देखिए इसमें जो आदमी बढ़ा है, कौन बढ़ा है? उसकी माँ बढ़ी है ना। तो इसका मतलब इसमें से इसको अगर हम घटा लेते हैं तो हमें माँ का उम्र निकल जाएगा। माँ का उम्र कितना हो जाएगा? अब इसमें से घटा लीजिए, 8 × 7 = 15, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 चला गया तो 5 में से 2 चला गया 3, 37 ईयर, मतलब उसके माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 37 वर्ष हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा? अब देखिए कि लंब प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है? प्रिज्म का आयतन प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे में क्या हो जाता है? ऊंचाई। ठीक है। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला है। प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होगा? लंब प्रिज्म का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? सॉरी, आयतन बराबर क्या हो जाता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो अब देखिए आधार का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है? 121 दिया हुआ है। और उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 23 दी हुई। इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा? 23 का 23, बच गया हाथ में 2, 23 दूनी 46, 2 48, हाथ में बच गया 4, 23 का 23, 4 27, मतलब 2783 मीटर क्यूब। ठीक है। यही आपका आंसर आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। अभाज्य संख्याएं तो जान ही रहे हैं, जो एक तथा स्वयं के बाद किसी और से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 और 50 के बीच में पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा हो जाएगा 3, चार तो नहीं होगा, 5, 7, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 13, 15 भी नहीं होगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा। उसके बाद 30, 31, 31 हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 हो जाएगा, 38, 39, 40, 41, 41 हो जाएगा, 42, 43, 44, 45, 46, 47 हो जाएगा। इसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में बचा हुआ नहीं रहा। तो अब कितना टोटल संख्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल अभाज्य संख्याएं 1 और 50 के बीच में कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इतना का मान कितना होगा। अब मन ही मन इसमें देखिए कि पॉइंट के बाद जितना अंक ऊपर में है उतना अंक नीचे में भी है, तो इसको मन ही मन पॉइंट को हटा दीजिए, तो उसके बाद उसके आगे वाला जीरो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा? 1225। अब बटा में कितना हो जाएगा? 5329 हो जाएगा। तो 1225 किसका वर्गमूल होता है? 35 का वर्गमूल होता है। और 5329 किसका होता है? 73 का वर्गमूल होता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं हों तो इतना बराबर होगा। अब देखिए इसमें हम लोग को दिमाग यह लगाना है कि इसको इस तरह से तोड़ें कि अंदर में पावर क्या आ जाए? 5 के रूप में आ जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 रूट है, तो इसमें अब देखिए क्या होगा। यह किसका गुणनफल है? मतलब 5 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3125 मिलेगा। अब देखिए 10 पर पावर x पर पावर 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 लिख सकते हैं। उसके बाद y टू द पावर तो 5 है ही। अब z स्क्वायर टू द पावर 5 किसको लिखेंगे? z टू द पावर 10 को लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यह 5 के रूप में हम क्यों लाए? क्योंकि यहाँ जो है सो यह जो दिया हुआ है 5, या वास्तव में क्या है? पावर में 1/5 है। अब पावर में 1/5 करेंगे तो इसमें गुना हो जाएगा इस सब के पावर में 1/5 से। तो 5 से 1/5 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया, इनटू में एक्स स्क्वायर आ गया, इनटू में वाई आ गया, इनटू में जेड स्क्वायर आ गया। सबका 5 खत्म कर दिए, तो हमारे पास यह बच गया 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3tan थीटा बराबर अगर 4 हो तो इतना का मान कितना होगा। अब देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है? 3tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, तो इतना का मान निकालना है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले tan के रूप में लाना पड़ेगा। tan के रूप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना? cos थीटा। cos थीटा से अगर हम ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर में मिलेगा 3 sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा बटा cos थीटा, तो cos थीटा ही रह जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए tan sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा हो गया। अब माइनस में कितना हो जाएगा? 2 cos थीटा तो खत्म हो गया। बराबर देखिए 3 tan थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो ऊपर में क्या हो गया? 4 + 2 बटे में कितना हो गया? 4 - 2। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 6/2। इसको अगर हम काट लेते हैं तो 2 तिहाई के 6 बराबर कितना आ गया? 3। हम देख रहे हैं इनमें से कोई नहीं आ रहा है, इनमें से कोई नहीं आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ई।
ई नंबर इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक लोहे के एक ठोस टुकड़े इतना इतना और इतना विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। ठीक है, उसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं गोले का वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बटा में 4/3 पाई आ जाएगा क्या? अब देखिए कि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, कह रहा है कि घनाभ का टुकड़ा का लंबाई चौड़ाई मोटाई इतना है, तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आर क्यूब बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 49 गुना 33 गुना 24। कितना हो जाएगा, 49 गुना 33 गुना में 24 बटे में कितना हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई पाई 4/3 गुने में पाई का मान कितना होता है 22/7। अब देखिए, अब यहाँ आप गौर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब देखिए 4 का 4, 4 छके 24 और कटेगा तो का दो, 2 तिहाई के 6। या देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब बराबर, अब देखिए यहाँ यह 7 इसमें चला जाएगा तो यहाँ तो 7 7 49 होता है, तो 7 क्यूब हम लिख सकते हैं, 7 क्यूब गुने में चले आइए। अब देखिए 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो गया, यह वाला 3 भी ऊपर चला जाएगा तो 3 क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब आर बराबर हमें क्या आ गया, 7 गुने 3 आ गया। क्यूब रूट क्यूब दोनों तरफ से हटा लिए तो बराबर कितना आ गया 21 आ गया। तो आर का वैल्यू हमें कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जनरल स्टडी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आता है पार्ट थर्ड में मैथमेटिक्स वाला पार्ट। क्या कहता है कि वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य है। तो अब देखिए कि हम लोग समतुल्य बट्टा के बारे में जान रहे हैं। समतुल्य बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा बराबर बट्टा 1 प्लस बट्टा 2 माइनस बट्टा 1 गुना बट्टा 2 बट्टा में 2। ठीक है, बट्टा में 100। तो क्या होता है, समतुल्य बट्टा बराबर, समतुल्य बट्टा बराबर क्या होता है, बट्टा 1 d1 गुना d2, d1 गुना d2 सॉरी d1 प्लस d2 ना, d1 प्लस d2 बट्टा 1 प्लस बट्टा 2 माइनस माइनस d1 गुना d2 बट्टा में 100। ठीक है, ये हो गया समतुल्य बट्टा। ठीक है, समतुल्य बट्टा का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ गौर करिए, पहला बट्टा कितना दिया हुआ है 20, तो 20 प्लस में आ गया 10, माइनस में आ गया 20 गुना 10 बट्टा में 100। ठीक है, अब देखिए यह जीरो कैंसिल, यह जीरो कैंसिल, तो बराबर कितना हो गया 20 10 30, हम माइनस में 2 बराबर कितना आ गया 28। तो समतुल्य बट्टा उसका कितना आ गया 28% आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें फार्मूला आपको याद रखना है क्या, समतुल्य बट्टा बराबर d1 प्लस d2 माइनस d1 गुना d2 बट्टा में 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में यह संख्या इतना थी, 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? अब देखिए कि प्रारंभ में उतना इतना थी, कितना थी 512 ठीक है 000। अब देखिए उसमें क्या कह रहा है कि जीवाणुओं की संख्या कितने की रेट से बढ़ रही है, बढ़ रही है 2.5% के रेट से बढ़ रही है। तो मतलब पहला घंटा में क्या हो जाएगा 102.5 बटा में 100 क्या, फिर अगला घंटा में भी उतना से गुना होगा 102.5 बटा में 100।
ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को उड़ा लीजिए तो एक जीरो यहाँ भी आ जाएगा, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलिए अब काटना शुरू करते हैं, यह ट्रिपल जीरो यह ट्रिपल जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया 25 चौका 100, 25 का 25। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यहाँ हो गया 40, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए और कटेगा, अब 4 से काट लीजिए, 4 दहन के 40, तो यहाँ हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 128 आ गया। और कटेगा 2 पंच 10, यहाँ हो जाएगा 2 छा के 12, 2 चौका 8। उसके बाद इस 5 को काटिए, 5 से 5 दूनी के 10, यहाँ हो गया 0, बचे 25। मतलब हो गया इसका वैल्यू कितना आ गया, 64 गुने 205 गुने में 41। ठीक है, 64 गुने 205 गुने 41 आ गया। पंचों का भी 0 तो आएगा ही। तो इसको जब आप गुना करोगे, इसको गुना करके आपको आएगा 537,920, मतलब इकाई दहें सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 5,37,920 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप गुना कर लोगे तो इतना आ जाएगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास होता है। ठीक है, एक मशीन का मूल्य क्या हो रहा है, 20% का ह्रास हो रहा है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। इस यदि इसकी वर्तमान कीमत इतना हो तो यह कितने में खरीदी गई थी। अब देखिए कि वर्तमान कीमत इसकी कितनी है, 40,000 है। वर्तमान कीमत कितनी है, 40,000 है। उसके मूल्य में ह्रास कितना का हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो 100 में से 20 चला गया 80, मतलब 80/100 से मल्टीप्लाई होता कौन सा, अगर पहले वाला मूल्य दिया हुआ रहता तब, लेकिन यह बाद वाला मूल्य दिया हुआ है तो उसी को उल्टा के गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 100/80 से गुना कर देंगे, गुना 100/80 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको काट लीजिए, यह जीरो कैंसिल, यह जीरो कैंसिल। अब यहाँ देखिए 8 का 8, 8 पंचा 40, यहाँ हो गया 500, फिर कटेगा, फिर काट लीजिए, 8 का 8, 8 छके 48, नहीं कटेगा, कट जाएगा क्या, 4 से काटिए, 4 से तो कटेगा है, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 4 का 4, और उसके बाद 4 दूनी के 8, 4 पंचा 20। अब देखिए यह तो इससे कटने वाला है नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, इसको इससे काटना होगा, यहाँ हो जाएगा 50। ठीक है, तो अब इसको जब आप गुना करोगे तो गुना करने के बाद आपको मिल जाएगा 25 पंचा 125, 625 हो जाएगा। 625 पर एक जीरो कहाँ छूट गया भाई, वो 40,000 था ना, एक जीरो यहाँ छुटा हुआ था। ठीक है, एक जीरो और यहाँ आ जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 0, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 62,500 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। आपको ये नहीं खोजना है कि सत्य, आपको क्या खोजना है, सत्य नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होगा। एकदम सही है, चाहे वह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो या फिर वर्ग हो या फिर आयत हो, उसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह सही है। उसके बाद देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा। यह जरूरी नहीं है कि अगर विकर्ण बराबर हो तो वह आयत ही होगा, वह वर्ग भी हो सकता है। समलंब चतुर्भुज भी ऐसा बन सकता है जिसका विकर्ण क्या हो, बराबर हो।
जैसे मान के चलिए यह समलंब चतुर्भुज है, इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या यह आयत होगा, नहीं होगा। इसका मतलब यह क्या है, गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या दे रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हो तो वह समचतुर्भुज होगा। यह भी जरूरी नहीं है। समचतुर्भुज के विकर्ण हम जानते हैं कि वह क्या होता है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, ठीक है। लेकिन दूसरे भी ऐसे चतुर्भुज हो सकते हैं जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटे। सपोज कीजिए यह एक चतुर्भुज हमने बना दिया, क्या यह आपको जो है सो समचतुर्भुज नजर आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यह भुजा बड़ा है, यह भुजा उससे छोटा है, यह भुजा कुछ अलग साइड का है, लेकिन यह लंब है इसके विकर्ण। तो इसका मतलब यह भी कथन क्या है, असत्य है। अब कह रहा आयत वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। यह तो एकदम सही बात है। आयत वर्ग और समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ही तो होते हैं, लेकिन दोनों का सबका क्वालिटी अलग अलग होता है, इसीलिए उसका नाम अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से दो गलत आ रहा है, इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 78 सेंटीमीटर है। यह कितना दिया हुआ है, 78 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद सी डी बराबर 52 सेंटीमीटर, सी डी कितना दिया हुआ है, 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ए डी बराबर 28 सेंटीमीटर, ए डी बराबर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक रचना करेंगे, और वह रचना क्या होगी, इस भुजा BC के पैरेलल में यह भुजा DE हमने खींच लिया, ठीक है। अब अगर हमने DE खींचा है तो इसका मतलब जो है सो यह भी 30 हो जाएगा, चूंकि यह समानांतर चतुर्भुज बन गया। यह 52 है तो यह भी 52 हो जाएगा, और अगर यह पूरा 78 है, यह 52 हो गया, तो 6 2 8 5 2 7, तो ये कितना हो गया, 26 हो गया ए। अब देखिए हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है, हाइट की आवश्यकता है, जिसका नाम हम रख लेते हैं h ही मान के चलिए रख लेते हैं, ठीक है। हाइट की आवश्यकता है। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार हो गया 26 इंटू क्या हो गया, h आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। या देखिए इस ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं हिरोन्स फार्मूला। हिरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हमें s निकालना होगा। s निकालने के लिए इस तीनों साइड को जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 14 का 4, यहाँ हो गया 2 2 4, 3 7 1 8, इतना बटा में 2, मतलब हो गया 42। तो अब इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 42 गुने 42 में से 26 को आप घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा आपको, 6 6 12, यहाँ हो गया 2 1 3 16। अब देखिए गुना में कितना आ जाएगा, अब 42 में से 28 घटाइए तो 8 4 12, 2 1 3 यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए फिर 30 को घटाइए तो हमें कितना मिल जाएगा, 12, बराबर कितना आ गया, या देखिए इसको इसको काट लीजिए तो यहाँ बच गया 13, तब मतलब 13h आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिए, इसका वर्गमूल निकालना है और ज्यादा गुना भाग हमें करना है नहीं। तो यहाँ देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं 14 गुना 13,
14 गुना 13 इसको 14 गुना 3 14 तिया 42 होता है ना, तो इसको हम लिखेंगे 14 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 4 गुना 4 और ये हो गया 4 गुना में 3। ठीक, अब देखिए यहां से 14 यहां से 14 एक बार आ गया बाहर। उसके बाद देखिए इस दोनों 4 में से एक 4 आ गया बाहर। उसके बाद इस दोनों 3 में से एक 3 आ गया बाहर। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं और कुछ तो नहीं बचा हुआ है इसमें। चलिए कुछ भी बचा हुआ अब नहीं रहा। बराबर में कितना आ गया, 13H आ गया। इसका मतलब H बराबर हमें क्या मिल गया, 14 इंटू 4 तिहाई के 12। ठीक, 14 गुना 12 अब बटा में कितना आ गया, 13। ठीक, अब देखिए अब हम समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो 78 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 130 गुना 14 गुना 12 बटा में 13। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए तो कितना बच गया, 10। अब देखिए इसको जब काटेंगे तो 2 सत्ता में 14 12 सत्ता 84। 1 मिनट जरा फोन आ रहा है एक, बीच बीच में फोन परेशान कर देता है। चलिए तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, गुना कर रहे थे। तो बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए तो 12 सत्ता 84 840 840। इसका मतलब कहीं 2 छूट रहा है। अहो यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने 4 लिया है इसका तो वर्गमूल हमने लिया ही नहीं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना 2 ना आ जाएगा, 1 गुना 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 13H। इसमें गुना 2 आ जाएगा, इसमें भी गुना 2 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 12 सत्ता 84 दूनी 168। तो ये हो गया 1680। ठीक है, 1680 cm स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया बी। कितना नंबर क्वेश्चन था, 75 का आ गया बी, 75 का बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक संचितालय की धारिता 108 cm घन मीटर है। एक संचितालय की धारिता कितनी है, 108 घन मीटर है। अब देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। इसको याद रखना है। इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। संचितालय भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए टोटल वाटर कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो 108 घन क्यूब मीटर है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 108 गुना 1000। तो मतलब 3 गो जीरो इस पर बढ़ा देंगे बटा में। अब 1 मिनट में वह 60 लीटर पानी डाल रहा है। तो 1 मिनट में 60 लीटर डाल रहा है। चूंकि मिनट में नहीं हमें घंटे में निकालना है आंसर को, इसीलिए इसमें हम 60 से क्या करेंगे, फिर से उसको 60 से गुना कर लेंगे नीचे में, या दूसरी भाषा में कहें तो इसमें 60 से भागा देंगे या नीचे में गुना कर लेंगे, एक ही बात हुई। अब देखिए यह जीरो कैंसिल, यह जीरो कैंसिल। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, छक्का 6 छक्का 6 8 छक्का 48 180। इसको आप काटेंगे 6 3 18 मतलब 30 घंटा आ गया आपका आंसर। बराबर कितना आ गया, 30 घंटा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए, प्रत्येक भुजा को क्या कर रहा है, दोगुना कर दे रहा है, तो इसकी सतह का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच होता है। ठीक है, अब देखिए कि उसके भुजा को दोगुना कर दिया जा रहा है, मतलब लंबाई भी दोगुना चौड़ाई भी दोगुना और हाइट भी दोगुना हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है सो दोगुना आ जा रहा है। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा,
इसका मतलब हो जाएगा ए डैश अगर हम निकालना चाहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही। अब इसमें लंबाई 2 गुना चौड़ाई 2 गुना, तो 2 दूनी के 4 एलबी हो गया, 4 LB प्लस 4 LH प्लस में 4 BH आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डैश बराबर, अब देखिए 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 बाहर में 2 इंटू LB इतना आ जाएगा, तो मतलब 4 A आ गया। तो यह पहले वाले का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो यह 4 गुना हो जाता है। यही आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए। माध्यिका वर्ग है, इसमें माध्यिका वर्ग निकालना है। माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बारंबारता का एडिशन फाइंड करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ बराबर हो जाएगा 7 4 11, 11 6 18, 11 6 17, 17 3 20, 8 28, 28 हाथ में बच गया 2, 2 3 3 6 1 7 हो गया 78। जोड़ सही है ना। ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 78। 78। अब देखिए तो हमें क्या निकालना है, माध्यिका पद। माध्यिका पद बराबर कितना हो जाएगा, माध्यिका पद बराबर इतना, मतलब समेशन ऑफ एफ बटा में 2 मतलब 78 बटा में 2 बराबर क्या हो गया 39। अब देखिए 39 आ गया, तो हमें यह देखना है कि सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना होगा, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF अगर हम लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 8 3 11, 11 16, सॉरी 8 3 11, 8 3 11, 11 16 कितना हो जाएगा 27, 27 30 कितना हो जाएगा 57, 57 17 कितना हो जाएगा 7 7 14 74, 74 4 कितना हो गया 78। अब देखिए कि इसका माध्यिका पद क्या आ गया 39 आ गया, और 39 से जस्ट बड़ा, अगर 39 रहता तो वही अंतराल हम लोग ले लेते, वही वर्ग अंतराल, लेकिन इसमें 39 है नहीं, तो उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा क्या है 39 से जस्ट बड़ा क्या है 57 है इसमें, तो 57 वाला जो है सो वर्ग अंतराल क्या है 30 40 है, 57 वाला वर्ग अंतराल 30 40 है, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है यदि इतना भागा इतना बराबर x 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3x minus 1 प्लस 10 बराबर। अब देखिए इधर 7 अगर भागा में है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो 7 छके 42 हो गया। या देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3x minus 1 इज इक्वल टू, ये उधर जाकर के माइनस में बन जाएगा, तो 32 यहाँ बच गया। या देखिए 2x, सॉरी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3x minus 1 is equal to 2 to the power 5। अब बेस समान हो गया तो उसका पावर भी समान हो जाए, 3x minus 1 is equal to कितना आ गया 3x minus 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हाँ ठीक है, तो यहाँ हो गया 5, या 3x बराबर हो गया 6, या x बराबर कितना आ गया 3 दूनी के 6 2 आ गया। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको और शॉर्ट में बना सकते हो, ये तो हम समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, जबकि वह धारा की विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। ठीक, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। तो मान लेते हैं कि शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी है
x किलोमीटर है। हमने क्या माना कि शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी है, x किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है दो बंदरगाहों के बीच में की दूरी वह कितने दूर में देर में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है। तब मतलब दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, तो इतना बराबर। दूसरी दूसरी बार दूरी तो वही रहेगा, दूसरी बार क्या हो जाएगी कि धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में मतलब x-2 गुने में कितना, 5 घंटा समय लगता है, 5 घंटा समय लगता है, तो 5, यह दोनों वाजिब में क्या है, डिस्टेंस न है ना जी, डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, डिस्टेंस निकाल लिया हमने। अब देखिए यह क्या हो गया, 4x+8 इज इक्वल टू 5x-10। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, x बच जाएगा, उसके बाद ये इधर आ जाएगा, 10×8 18 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान हमें निकालने के लिए, देखिए ये सब चीज आप कहाँ पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, इसीलिए कहते हैं कि 11th पढ़ना जरूरी है। 11th जो लड़का नहीं पढ़ता है उसे कंपटीशन में पछताना पड़ता है। आप यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, √2 से ऊपर नीचा गुना कर लेते हैं, तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा, और √2 बाहर में ले लिया है तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं √2, चूंकि हम डायरेक्टली लिख सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री इंटू साइन थीटा प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा, ठीक है। या देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2, अब cos a इंटू साइन बी और प्लस साइन a इंटू कॉस बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस 45 या 45 प्लस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का अधिकतम मान तो हम लोग जान ही रहे हैं कि 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो बराबर में √2 गुना 1 बराबर क्या हो गया, इसका अधिकतम मान √2 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए बिंदुओं इतना 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 से गुजरने वाली रेखा इतना इतना पर लंब हो। अब देखिए आप लोग 11th नहीं पढ़े होंगे तो कैसे काम चलेगा उसको अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो। अब देखिए दो चीजें होती है, स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप को m द्वारा डिनोट किया जाता है, और स्लोप अगर अगर आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उसका उस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 बट्टा में y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखिए अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, मतलब एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर हुआ तो उसके लिए क्या होता है कंडीशन कि m1 गुना m2 बराबर हो जाता है -1, ठीक है। ये सब 11th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। आइए अब देखिए कि सबसे पहले हमें m1 निकालना है, तो m1 निकालेंगे इन दोनों पॉइंट से, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस माइनस 2, तो 4 प्लस 2 आ जाएगा, 4 प्लस 2 तो हो गया 6, बटा में कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, तो बटा में हो गया 2, गुना में आइए x माइनस 8, x माइनस 8 बटा में 24 माइनस 12, तो मतलब 12, बराबर में कितना हो गया -1। इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, m1 m2 निकाले गुना कर दिया, चूंकि परपेंडिकुलर था इसीलिए।
अब देखिए छक्का छः, छः दूनी के 12। या देखिए x माइनस 8 बराबर कितना हो गया, -4। या देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, +8 में से 4 चला जाएगा तो 4 बचेगा। यही आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 हो और उनकी प्रवणता 1/2 हो, एक रेखा की प्रवणता मतलब ढाल 1/2 हो, तो दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, ये भी आप 11th में पढ़े होंगे। tan थीटा बराबर होता है मोड m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये फार्मूला होता है जहां m1 m2 क्या है, उसकी प्रवणता है दोनों रेखाओं की, या जिसको कहते हैं ढाल है। अब देखिए उसी फार्मूला का अगर हम यूज करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan π/4 इज इक्वल टू मोड m2 माइनस m1, तो m2 हमें निकालना है, m2 माइनस m1 आपको कितना 1/2 दिया हुआ है, बट्टा में 1 प्लस m2 इंटू 1/2। या देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बराबर मोड। अब इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 2m2 माइनस 1 बटा में ये हो जाएगा 2 प्लस m2। चूंकि एलसीएम दोनों में 2 था इसीलिए वह क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से दो कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन क्या होगी, इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, दूसरी कंडीशन क्या होगी, निगेटिव लेके चलेंगे। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 प्लस m2 बराबर हो जाएगा 2m2 माइनस 1। या फिर देखिए इसको उधर लेके जाइए तो m2 बराबर कितना हो जाएगा 3। और देखिए अगर हम इसको निगेटिव लेके चले, यहाँ तो पॉजिटिव लेके चले हैं, अगर निगेटिव लेके हम चलें तो कितना हो जाएगा, निगेटिव लेके चलेंगे तो 2 प्लस m2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बराबर हो जाएगा -2m2 प्लस में 1 आ जाएगा। या देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब इधर लेके चले आएंगे तो 3m2 बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाए तो इसको उधर लाना पड़ेगा, तो एक में से 2 चला जाएगा तो -1 बच जाएगा। या m2 बराबर कितना आ गया, -1/3। तो हम देख रहे हैं m2 का वैल्यू 3 भी आ रहा है, m2 का वैल्यू -1/3 भी आ रहा है, और दोनों ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डी में लगाना होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि तीन बिंदुओं इतना और इतना एक रेखा पर स्थित है तो क्या होगा, इतना का मान कितना होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, मान के चलिए यह ए बी सी हो और इसकी कोऑर्डिनेट है H0 ए बी और 0 के। ठीक है, यह कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया हुआ है तो यह निकालना है आपको। तो सबसे पहली बात, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा तो इसका मतलब उसका ढाल क्या होगा, समान होगा। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए बी की ढाल कितनी हो जाएगी, ए माइनस कितना है, ए बी की ढाल कितनी हो जाएगी, ए माइनस एच बटा में बी बराबर बी -0 होता तो वही हो गया। अब देखिए इसको लेंगे, AC की ढाल अगर हम लेना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो 0 माइनस एच तो -h बटा में k -0 तो मतलब k हो गया। ठीक है, अब देखिए कि इसी को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार। तो क्या आ गया, ए के माइनस एच के बराबर में आ गया कितना, -BH। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें, ए के इसको इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा BH बराबर में कितना हो जाएगा, HK। अब देखिए कि अगर इस HK को इधर लाके डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा,
ए बटा में के तो कैंसिल हो गया था, बटा में एच मिल गया, बटा में अब देखिए इसमें इससे भागा देंगे तो यहाँ एच एच कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा बी बटा में के, बराबर में इससे तो डिवाइड किए इधर लाके तो बराबर में 1 आ गया। तो इसका मतलब ए बटा एच प्लस बी बटा के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है, ठीक है, y दिशा से क्या करता है, अल्फा कोण बनाता है, और यह p लंबाई का है, तो उस रेखा की समीकरण क्या होगी। अब देखिए उस रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है, अब देखिए कि एक रेखा इस तरह से मान के चलिए गुजर रहा है, तो और यहां से क्या कर रहा है, यह परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है। अब देखिए कि अगर किसी रेखा पर रेखा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिया हुआ हो और यह एंगल आपको दिया हुआ, अगर इस एंगल को थीटा मान लें, तो इसका समीकरण क्या हो जाता है, इसका समीकरण होता है एक्स साइन अल्फा। क्या हो जाता है इसका समीकरण, कितना नंबर क्वेश्चन था, 85 ना। तो इसका समीकरण हो जाता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर में P, जहां पर P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, यह तो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है कि y अक्ष की धनात्मक दिशा से वह अल्फा कोण बनाता है, आपको थीटा तो दिया हुआ है नहीं, या क्या दिया हुआ है, अल्फा कोण दिया हुआ है, तो यह कोण क्या है, अल्फा है। अब अगर अल्फा के रूप में थीटा को हम लिखना चाहें तो थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, या माइनस में अल्फा तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना। तो अब उसी को यहाँ पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स कॉस 90 माइनस अल्फा क्या प्लस वाई साइन 90 माइनस अल्फा बराबर में कितना, P। अब देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सा और तोड़ लें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो, सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा के बदले में अल्फा है, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई कॉस अल्फा बराबर में P। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, क्या है, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा बराबर में P, मतलब बी आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला है कि एक्स अक्ष के साथ अगर थीटा कोण बनाता है और P उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो ओरिजिन से, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर में P। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड, यह भी आप 11th में पढ़े होंगे। अंतःखंड रूप क्या होता है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर में 1। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाता है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर में 1। यह 11th में आप पढ़े हो गए। अब इसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे तो ए बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 4y बराबर में माइनस 10 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम माइनस 10 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 3x बटा में माइनस 10 माइनस 4y बटा में माइनस 10 बराबर में माइनस 10 बटा में माइनस 10। अब तो इधर ये कट जाएगा तो यहाँ मिल गया 1, यहाँ हो गया 2 दूनी के 4, 2 पंचे 10। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, x बटा में माइनस 10/3। अब इस माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लो, y बटा में 5/2, तो बराबर में कितना हो गया 1। तो इसीलिए a बराबर क्या हो गया, -10/3।
और b बराबर कितना हो गया 5/2। तो मतलब इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -10/3 और 5/2 आ जाएगा। सारा का सारा 11th का है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं 11th को जरूर पढ़ो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गाड़ी किसी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। ठीक है, किसी दूरी को नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, क्या कह रही है, एक एक गाड़ी किसी एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है, और नियत चाल मतलब स्पीड हो गया, और अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब चाल अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो उसे कितना समय, यात्रा में 4 घंटे समय कम लगते। यात्रा में समय कितने कम लगते, 4 घंटा कम लगते। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि उसकी चाल प्रति घंटा 6 किलोमीटर कम होती, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो उसे टोटल समय कितना लगता, 6 घंटा अधिक लगता। कितना लगता, 6 घंटा अधिक लगता। तो कह रहा है तो दूरी है, तो आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। अब देखिए दूरी निकालने के लिए इसमें फार्मूला का यूज करेंगे। अब क्या होता है फार्मूला, इसका क्या होता है, डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल मतलब S1 गुना S2 बट्टा में चालों का अंतर S1 माइनस S2 गुणे में क्या होता है समय अंतराल। समय अंतराल मतलब T2 माइनस T1। ठीक है, समय अंतराल नहीं, समय अंतराल। अब यहाँ T2 माइनस T1 लिखो या T1 माइनस T2, एक ही बात है। यहाँ बदलेगा तो यहाँ बदलेगा, दोनों बदल जाएगा तो उसका चिन्ह सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए T1 माइनस T2 लिख लो। अब देखिए इसको हम लोग समय अंतराल डायरेक्टली पढ़ते हैं। अब यहाँ गौर करो कि S1 गुना S2 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 गुना S2। तो यहाँ S1 और S2 क्या है, S1 और S2 है, तो D तो दोनों का बराबर है। सबसे पहले ये देखो, अब देखो तो S1 गुना S2 मतलब यहाँ क्या हो जाएगा S इंटू S प्लस 6 बट्टा में दोनों का अंतर, अंतर इसका कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, गुना में कितना समय अंतराल 4 बराबर में यहाँ देखिए S1 इंटू S2 तो मतलब S इंटू S माइनस 6। ठीक है, बट्टा में उसका अंतर, अंतर फिर से 6 आ जाएगा, गुना में उसका समय अंतराल कितना है 6 है। अब देखिए यह 6 कट गया, यह S कट गया, यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 2 3 जा 6। अब इसको गुना कर लो आप तो कितना हो जाएगा 2S, अब प्लस में 6 दूनी के 12 बराबर कितना हो गया 3S, माइनस में 6 3 के 18। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इस 2S को उधर ले जाएंगे, x आ गया s होगा, तो यहाँ हमें s मिल जाएगा। इसको जब इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा 18 12 कितना हो गया 30 आ गया। अब देखिए कि हमें तो निकालना था डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए फार्मूला तो वहां हमने लिखा है, वही फार्मूला यहाँ है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 30 गुना 30 6 कितना हो गया 36 बट्टा में कितना 6 गुने में कितना 4। ठीक है, अब इसको आप काट लो तो हो गया 6 6 के 36। ठीक है, 6 6 के 36 तो बराबर कितना हो जाए, ओहो 30 छूट गया ना। हाँ, तो अब कटने वाला तो नहीं है, 4 तिहाई के 12, 12 6 के 72, 72 मतलब कितना हो गया 720 किलोमीटर। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि डिस्टेंस बराबर होता है चालों का गुणनफल बट्टा में चालों का अंतर गुना में समय अंतराल। याद रखना है, हिंदी में लिख लोगे आप लैंग्वेज में इसे 2 बार 3 बार सुन करके। चलिए अब कह रहा है श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 रुपया उधार लिया। यदि
यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। 3 समान वार्षिक किस्त में तो 1,80,000 को 3 किस्त में हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 उसका मूलधन 3 बार आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि जानी है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, ब्याज की दर कितना हो? 10% वार्षिक हो, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में देय धनराशियां क्या होगी? अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहला वर्ष जो वह जमा करेगा तो उसका ब्याज कितने पर लगेगा? 1,80,000 पे लगेगा। तो 1,80,000 का 10% कितना हो जाएगा? 18,000 रुपया। तो मतलब पहला वर्ष जो है 60,000 मूलधन प्लस 18,000 ब्याज वह जमा करेगा, मतलब 78,000 रुपया वह टोटली जमा करेगा पहला वर्ष में। दूसरे वर्ष में देखिए, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन अब कितना बच गया? 60,000 तो पहले चला गया, तो 1,20,000 बचा। 1,20,000 का 10% कितना हो जाता है? 12,000 रुपया। और 12,000 रुपया वह जमा करेगा 60,000 के साथ, मतलब कितना हो गया? 72,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरे वर्ष में क्या करेगा? उसने तो 1,20,000 पहले जमा कर दिया है मूलधन का, अब कितना बचा हुआ है? 60,000 रुपया मूलधन अब बचा हुआ है। 60,000 का कितना हो जाएगा? 10%, 6,000। तो 6,000 बराबर कितना हो गया? 66,000। ठीक है, इस तरह से वह जमा करेगा 78,000, 72,000 और 66,000। पहला नंबर आंसर आपका आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कॉस माइनस इतना का मान क्या होगा? अब देखिए ये सारा का सारा आप 11th का चीज देख रहे हो। यहाँ देखो आप क्या दे रहा है? कॉस माइनस 1710 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉस अब देखिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो कॉस 1710 लिख सकते हो आप इसको, कॉस 1710। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस, इसमें जब भागा दोगे 360 से तो 5 बार में आएगा, तो 5 गुना 360 माइनस में 90। ठीक है, 1800 हो गया, 1800 में से 90 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1710 बच जाएगा। अब देखिए कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो यह हो गया 0। यही आपका आंसर आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन क्या है? देखिए यह क्वेश्चन तो दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन जो है यह क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य निकालने से पहले हम लोग इसका क्या कर लेते हैं? एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक टेबल तैयार करते हैं। आप लोग एग्जाम में टेबल तैयार नहीं करेंगे, यहाँ हम आपको समझाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? xi। ठीक है, अब देखिए कितना दिया हुआ है? 11, 14, 15, 17, 18। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं कि यहाँ में xi दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका योग करेंगे सबसे पहले। तो इसका योग क्या होगा? इसका समेशन करेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 1, 5, 5, 10, 7, 17, 8, 8, 7, 15, 25, हाथ में बच गया 2, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हो गया? 75। समेशन इसका कितना आ गया? 75। माध्य बराबर कितना हो जाएगा? उसका योग, इस टोटल का योग, समेशन ऑफ xi बट्टा में कितना? इसकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, बट्टा में 5 बराबर कितना हो गया? 15 आ गया। ठीक, अब हमें निकालना पड़ेगा xi माइनस माध्य, xi माइनस माध्य।
तो इसका xi माइनस माध्य करेंगे कितना हो जाएगा। अब 15 में से 11 में से 15 घटाओ कितना बचा, -4 -1 यहाँ 0 2 और हो गया 3। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा xi माइनस मोड x या माध्य इसका होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालो तो 4 चौका 16 1 का 1 यहाँ 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 3 तिहाई के 9। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए इसका समेशन हम लोग निकालेंगे, इसका समेशन निकालेंगे जोड़ेंगे मतलब तो कितना हो जाएगा 16 4 20 10 30 आ जाएगा। इसका समेशन कितना हो गया 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माध्य विचलन निकालना पड़ेगा। माध्य विचलन तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रसरण निकालना पड़ेगा। प्रसरण प्रसरण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमडा स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, लेमडा स्क्वायर बराबर कितना होता है, समेशन ऑफ इसका समेशन ऑफ xi माइनस मोड x का होल स्क्वायर। तो यह कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा 30। अब बट्टा में कितना n, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम फार्मूला लिख देते हैं आप लोग के लिए। तो ये हो जाता है फार्मूला इसका समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर बट्टा में n। ठीक है, बराबर देखिए इसका वैल्यू हमने निकाला है 30 बट्टा में कितना n का वैल्यू 5, तो 5 6 के 30, तो बराबर में कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मानक विचलन। मानक विचलन मानक विचलन मानक विचलन किसको कहते हैं, सिंगल लेमडा को कहते हैं मानक विचलन। ठीक है, थोड़ा सा ये लिखने में हमारा 6 के जैसा आ रहा है, लेकिन आप उसको लेमडा मान के चलेंगे। अब देखिए तो लेमडा स्क्वायर बराबर 6 आया है, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, मानक विचलन इसका कितना हो जाएगा, √6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 40 मिनट में इसके नोक द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए एक घड़ी की सुई क्या करती है, 1.5 मीटर लंबी है और 40 मिनट में, मतलब अगर मान के चलिए यह 12 पे था तो 40 मिनट में यह कहाँ पहुंचेगा, 40 मिनट में पहुंचेगा 8 पर। क्या यह 12 पर था तो घूम के यह 8 पर पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमें तो यह एंगल निकालना पड़ेगा, यह थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर, अब देखिए कि चूंकि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 40 मिनट में कितना बनाएगी, इतना कोण बनाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो गया 6 6 के 36, मतलब कितना हो गया 240 डिग्री। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू हमें निकल गया। अब कह रहा है कि इसके नोक द्वारा तय की गई दूरी, मतलब परिधि निकालना है। तो यहाँ डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई निकालते हैं थीटा बट्टा में 360, तो मतलब 240 बट्टा में 360 गुना 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना 1.5। ठीक है, अब देखिए 1.5 अब इसको काट लीजिए आप, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24 40, यहाँ हो जाएगा 6 6 के 36, 0 0 काट लो। उसके बाद आ गया, इसको भी उड़ा के मान के चलो यहाँ 10 5 15 5 दूनी के 10, यहाँ हो जाएगा दुक्का 2 दुक्का 2, यह दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 का 3 3 दूनी के 6, यह 2 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, तब बराबर में हमको कितना आ गया, 2 यहाँ बचा पाई यहाँ बचा, मतलब 2 पाई सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। मतलब यह टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक का 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई सेंटीमीटर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए इतना का अपवर्त्य। इसमें देखिए धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांक हम एक भी तो ले सकते हैं, तो मन ही मन इसको हम एक लेकर के अगर बनाए तो 41 माइनस में 14 हो जाएगा, क्योंकि n एक हो गया तो इसको घटा लेंगे तो 7 4 11, यहाँ हो गया 2 2 4 27, आंसर आ जाएगा, एकदम आसान सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अच्छी तरह से फेंटी गई ताश 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है। यदि प्रत्येक यदि प्रत्येक परिणाम समसंभाव्य हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट का नहीं होगा, ताश डायमंड का नहीं होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि ताश डायमंड का होगा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। अब देखिए डायमंड एक ताश की गड्डी में होती कितनी है, एक ताश की गड्डी में ईंट कितनी होती है, 13 पत्ते होते हैं, तो मतलब 13 बट्टा में कितना टोटल पत्ता 52, 13 चौका 52 बराबर में कितना हो गया 1 बट्टा में 4 आ गया। अब कह रहा है डायमंड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश बराबर टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बराबर कितना हो गया, 4 में से 1 चला गया 3 बट्टा में 4, यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि पी क्यू और आर एक काम को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे और 15 घंटे में पूरा कर सकता है। मतलब कह रहा है पी क्यू और आर एक काम को कितना कितना घंटा में पूरा कर सकता है, 6 घंटा 8 घंटा और 15 घंटा। ये 6 घंटा में, ये 8 घंटा में और ये 15 घंटा में पूरा कर सकता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या करना लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 120, मतलब 6 8 15 का एलसीएम 120 आएगा। अब देखिए कि 6 घंटा में यह पूरा करता है, अगर पूरा काम 120 हो तो P द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, P द्वारा किया गया काम 1 घंटा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर पूरा काम 120 हो तो Q द्वारा 1 घंटा में किया काम कितना हो जाएगा, 8 से इसमें भागा दे दीजिए, 15 8 120 15 हो जाएगा। और R द्वारा किया गया 1 घंटा में कार्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब उसके कार्य करने की क्षमता ये हो गई। तो मतलब ये हो गया P अनुपात Q अनुपात R, मतलब इस तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 8 हो गया। ठीक है, अगर हम अनुपातिक राशि को x मान लें तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इस तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना आता है 43, तो मतलब टोटल वर्क टोटल पैसा आपको मिल कितना रहा है 9460, 9460। अब इसको आप जोड़ेंगे तो अनुपातिक राशि x माने तो 20x प्लस 15x प्लस 8x तो हो गया 43x। x को इधर रख लिए, 43 को इधर ले आए तो हमें एक x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 43 दूनी इतना, इतना हो जाएगा 220, तो बराबर में कितना हो गया 220 आ गया। ठीक है, 220 रुपया आ गया x का वैल्यू। अब अगर x का वैल्यू 220 आया तो 20x बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए 20x बराबर हो जाएगा 22 दूनी के 44, तो हो जाएगा 4400। उसके बाद 15x बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, अब 15 दूनी 30 एक 30 एक 31, नहीं 15 दूनी 30 के 0 और 15 दूनी 30 3 33, तो हो जाएगा 3300। उसके बाद 8x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 एक 17, 1760। मतलब उसको कितना कितना रुपया मिलेगा 4400, 3300 और 1760, मतलब बी नंबर इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। क्या कह रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 410 है।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या में 26 से गुना करके 3 जोड़ने पर प्राप्त होता है। यही तो दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि अगर हम इसमें इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 26y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 बराबर 410। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 26y माइनस में 407 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इसको 407 को तोड़ो तो कितना हो जाएगा, गुना करने पर हमें 407 माइनस 407 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 26 आ जाना चाहिए। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 33 और माइनस 11। ठीक है, इस तरह से हमें एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 33 और 11 आ जाएगा। तो हमें वाई का वैल्यू तो पॉजिटिव लेना है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या है तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें 11 लेके चलना पड़ेगा y का वैल्यू। अब देखिए कि y का वैल्यू 11 आ गया तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 11। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 26 गुने 11 प्लस में 3, तो बराबर कितना हो गया, 26 का 26, 26 3 29, अच्छा 26 का 26 दो कितना हो जाएगा, 28, 289। 289 इसका मतलब x बराबर रूट ओवर 289 मतलब हो गया कितना, 17। अब हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई ना, तो 17 माइनस 11 बराबर कितना हो गया, 6। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना को इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। हम लोग शेषफल पर में पढ़े हुए हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो इसके बराबर में हम क्या कर लेते हैं, शून्य कर लेते हैं मनी मन। तो मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसमें x का मान -1 करके देखिए, हमें शेषफल मिल जाएगा। तो शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, इसमें -1 का क्यूब -1 -10, उसके बाद -2 प्लस में 3 बराबर कितना हो गया, या -2 माइनस ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया, -10। यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है सुशील ने एक वर्ष में इतना रुपया कमाया, पहले महीने के बाद वह हर महीने उसे पिछले महीने की तुलना में 1500 रुपया अधिक कमाया, तो पहले महीने में कितना कमाया। अब देखिए यहां पर हम लोग एपी का उपयोग करेंगे। ठीक है, 11th में आप पढ़े होंगे। अब देखिए क्या होता है, एसएन बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 6 लाख। ठीक है, इकाई दहेज सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पहले महीने के बाद वह हर महीने कितना ज्यादा कमा रहा है, तो डी बराबर 1500 टका ज्यादा कमा रहा है। कितने समय तक कमा रहा है, एन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एन बराबर कितने समय तक, साल भरना है तो 12 महीना हो, 12 महीना का एक साल आता है। अब देखिए एस एन बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखिए एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है ना, बराबर एन बाय 2 मतलब 12 में से 2 से भागा देंगे 6 आ जाएगा, 2a, तो a का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, प्लस में n माइनस 1 तो 11 हो गया, 11 गुने में डी का वैल्यू कितना, 1500। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। इस 6 को इधर लाके भागा दे दीजिए, तो इधर हमें कितना मिल जाएगा, 1 लाख मिल जाएगा, कहे दहेज सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख इधर बच गया, बराबर में देखिए 2a प्लस में, अब इसको गुना कर लीजिए, 15 का 15, 15 1 16, 165 पर 00। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए आप, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 1 लाख में से इसको घटाएंगे तो 00 तो पहले आएगा ही, 5 5 10, 6 3 9,
8 1 9, ठीक है। या ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भागा दे दीजिए, 2 चौका 8, 2 का 2, 2 सत्ता 14, 2 पंच 10, इतना मतलब 41,750 रुपया, 41,750 रुपया उसका पहले मंथ का अर्निंग था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि पहले संख्या का वर्ग और दूसरे संख्या और तीसरे संख्या के गुणनफल के योग कितने हैं, 191 है। तो वे संख्याएं क्या है। देखिए इसको बनाने के लिए तो हम लोग तोड़ तोड़ के भी तो बना सकते हैं, मान के भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि इसके ऑप्शन को उसमें पुट कर लीजिए। क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं पहले संख्या का वर्ग, तो इसको इसी से स्टार्ट करते हैं। तो 9 नमा के 81 प्लस दूसरे और तीसरे संख्या के गुणनफल 10 11 कितना हो गया 110, 11 दिन के 110 बराबर कितना हो गया 191। तो पहला नंबर ही आंसर आ गया। ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बिंदुओं इतना इतना और इतना के निर्देशांक कितना है, तो त्रिभुज है। अब कह रहा है 3 बिंदु दिया हुआ है, इससे आपको पता लगाना है कि यह कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को रख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a/√3 a, उसके बाद इसको ले लीजिए 2a/√3 2a, उसके बाद इस पॉइंट को सी मानिए, इसका कोऑर्डिनेट a/√3 कोमा 3a, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब क्या करना है, अब इस त्रिभुज को का पता लगाना है कि यह कौन सा त्रिभुज है। उसके लिए हमें साइड चाहिए, तो साइड का लंबाई हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ तो निकाल ही सकते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर आ जाएगा, अब देखिए √/y2 - y1 √/x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें इसको घटाएंगे तो 0 का होल स्क्वायर, प्लस में इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2a -2a, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a² आ जाएगा। तब बराबर में कितना आ गया 2a आ गया। चलिए AC का वैल्यू हमें कितना मिल गया 2a मिल गया। उसके बाद देखिए इसका वैल्यू हमें मिला है 2a। अब देखिए BC का वैल्यू हम निकालना चाहें तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो a/√3 एगो बच जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो a²/3 आएगा, प्लस में इसको घटाएंगे a बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे a² मिल जाएगा, बराबर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो 4a² आ जाएगा, इसी को जब तोड़ेंगे तो बचेगा 2a/√3, मतलब यह वैल्यू कितना आ गया 2a/√3। उसके बाद देखिए AB का वैल्यू देखिए क्या आता है, AB बराबर कितना हो जाएगा √, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा a²/3 प्लस में a², इसको तो पहले से हमने तोड़ा ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2a/√3 आ जाएगा। तो ये भी आ गया 2a/√3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसकी दो भुजाएं बराबर है। अब पहले चेक कर लेते हैं यह त्रिभुज वास्तव में बन रहा है कि नहीं, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4a/√3, तो हो जाएगा 4/√3। ठीक है ठीक है। चलिए तो मतलब यह त्रिभुज बन रहा है, और यह कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम देखते हैं कि दो भुजाएं बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि रेखाओं इतना और इतना मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई P और Q हो, तो क्या करना है इसका, तो p² + q² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है a∝ + b∞ + c बटा में √a² प्लस में b²। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब देखिए कि मूल बिंदु से अगर दिया हुआ हो,
यह तो हो गया जनरल फार्मूला। अगर मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है मोड सी बट्टा में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये मूल बिंदु से हो गया, यह किसी अल्फा बीटा, यह क्या हो गया अल्फा बीटा बिंदु से, यह हो गया मूल बिंदु से। इसको इस दोनों को याद रखेंगे या फिर इसको भी सिर्फ याद रखेंगे तो ये अपने आप निकल जाता है, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा के बदले में 0 देंगे तो ये भी आपको आएगा। चलिए, तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु से डाले गए लंब P, तो P बराबर आपको कितना दे दिया, P बराबर दे दिया है इतना। तो इसमें देखिए 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2B साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा में कितना हो जाएगा रूट ओवर। अब देखिए ए और बी का वैल्यू यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मोड लगा देते हैं, या देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा, तो B तो रहिए जाएगा, यह हो जाएगा साइन 2 थीटा, बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, इसीलिए उसको मनी मन हम लोग छांट देंगे। चलिए, अब देखिए सिमिलरली Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ गौर करके Q बराबर हो जाएगा B cos 2 थीटा, B cos 2 थीटा, बटा में कितना हो जाएगा रूट ओवर उतना ही हो जाएगा, तब मतलब कितना हो जाएगा रूट ओवर 1 डायरेक्टली हम लिख देते हैं, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। अब देखिए तो इस या फिर Q का वैल्यू कितना आ गया B cos 2 थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर अगर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसका वैल्यू 1 आ गया था, बराबर में कितना आ गया बी स्क्वायर आ गया। यही आपका आंसर आ गया ए नंबर। ठीक है, चलिए सारा का सारा कहाँ से लिया गया है, 11th से लिया गया है, याद रखना है। चलिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इसकी सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा। मतलब एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और आदमी मान के चलिए यहाँ से घूम के यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब वह परिधि परिमाप को तय कर रहा है, तो हमें परिमाप निकालना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। तो आपको क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर 60025 दिया हुआ है। अब देखिए अगर आपको ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो उसको इसका अगर हम a निकालना चाहे तो a बराबर कितना हो जाएगा रूट ओवर 60025, इसको हम लोग इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 245 आएगा। अब देखिए a का वैल्यू हमें निकल गया, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4a, परिमाप बराबर 4a, टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा 4a, तो बराबर में कितना हो जाएगा 245 गुना 4 बराबर कितना हो गया 5 चौका 20 है, 24 चौका 96 2 98, 980 मीटर आ गया। अब देखिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रारंभिक बिंदु पर वापस समय निकालना पड़ेगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, तो 980 बट्टा में चाल कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें क्या करना पड़ेगा मिनट प्रति सेकेंड में लाना पड़ेगा, तो इसमें कितना करेंगे 5/18 से गुना कर लेंगे, तो 18 18 कैंसिल हो गया। अब इसको आप काट लो, 5 का 5, यहाँ हो गया 5 का 5, 5 9 45, 5 6 के 30 बराबर कितना हो गया 196 मिनट सॉरी सेकेंड आया, इतना सेकेंड आ गया। अब इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 16 सेकेंड। अब 180 सेकेंड को हम लोग क्या लिखेंगे 3 मिनट, 3 मिनट 16 सेकेंड, यही आपका आंसर आ गया 3 मिनट 16 सेकेंड आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि 52 तासों की एक गड्डी में से 2 तास यादृच्छिक
निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। तो अब 52 ताश का पत्ती है और उसमें से दो दो ताश का पत्ती क्या किया गया, खींच के निकाल के फेंक दिया गया। तो अब उसके पास कितना बचा, 50 पत्ती बचा। कह रहा है शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए कि हम लोग क्या जानते हैं कि ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। हमने पहले कितना ताश का पत्ती निकाल के फेंका है, 2 निकाल के फेंका है। तो यहाँ संभावनाएं ये बनती है कि हमने जो 2 पत्ती निकाला, हो सकता है कि दोनों इक्का ही निकल गया हो, ठीक। या संभावना यह भी कहती है कि एक इक्का हो और एक इक्का ना हो, और संभावना ये भी कहती है कि इसमें से कोई भी पत्ती इक्का ना निकला हो, ठीक। ये उन दोनों पत्तियों का हुआ जो हमने पहले निकाल के फेंक दिया। अब बचा हुआ पत्ती हम लोग बचे हुए पत्ती में से एक पत्ती निकालते हैं और हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, इक्का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना होगा पहले कंडीशन के अनुसार अगर 2 इक्का निकल गया होगा उसमें से, तो अंदर में कितना बचा होगा, 2 ही तो इक्का और बचा हुआ होगा, क्योंकि टोटल 4 होता है। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 2 बटा में कितना में से यह निकाल रहे हैं, 50 में से ना, तो 2 बटे 50 प्लस। अब देखिए दूसरे कंडीशन के अनुसार अगर एक ही इक्का पहले निकल गया हो तो अंदर में कितना बचा, 3 इक्का बचा हुआ है, तो 3 बटा में 50। और तीसरे कंडीशन के अनुसार अगर दोनों में से कोई इक्का ना निकला हो तो अंदर में चारों इक्का अभी बचा हुआ है इस 50 वाले में से, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4 बटा में 50। तो बराबर कितना हो गया, 5 4 3 7 2 9 बटा में 50। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 9 बटा में 50। यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 103 cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का गुणनफल कितना होता है। cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का गुणनफल क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। यह तो फार्मूला ही होता है, और इसको cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फार्मूला को गुना करके आप करोगे तब भी यह निकल जाएगा, या डायरेक्टली यह फार्मूला ही होता है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 103। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक मकान की खिड़की से एक झंडे की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मकान की क्षैतिज दूरी 6 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ गौर कीजिए, कह रहा है कि एक झंडा है और एक मकान है, ठीक, और इस मकान की खिड़की से इसका क्या कर रहा है, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है इस उन्नयन कोण, इसीलिए यह झंडा ऊपर होगा, ठीक है, झंडा ऊपर होगा। अब देखिए यह कितना दिया हुआ है आपको, 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इसके आधार से अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, मतलब यह कोण कितना का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। वह 30 हो गया तो यह भी 30 डिग्री हो गया। चलिए, और यह डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। तो हे इसको मान लेते हैं हम h, छोटका h, हे इसको मान लेते हैं बड़का h, ठीक। चलिए अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग अब निकालेंगे इस ट्रायंगल में। आइए इस ट्रायंगल में हम लोग गौर से देखेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h बटा में 6। तो यहाँ देखिए tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है, तो बराबर कितना हो गया, h बटा में 6, या h बराबर कितना हो जाएगा, 6/√3। इसको तोड़ लीजिए तो √3 से ऊपर नीचा गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6√3 बटा में 3, 3 का 3, 3 दूनी के 6 बराबर कितना हो गया, 2√3। यह डिस्टेंस हाइट कितना निकल गया हमको, 2√3 निकल गया। उसके बाद देखिए हे इसको हम अगर h1 मान ले, यहां से यहां तक की हाइट को h1 मान ले, ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर h1 बट्टा में, अगर यह 6 है तो यह भी 6 होगा, तो h1 बट्टा में 6।
अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर कितना h1 बट्टा में 6, तो या फिर h1 बराबर कितना आ गया, h1 बराबर 6√3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको कैपिटल H बड़ा H निकालना है, तो यह देखिए यह H है तो यह भी H होगा, तो बड़ा H बराबर कितना हो जाएगा, H प्लस H1 बराबर कितना 2√3 प्लस में 6√3 बराबर में कितना हो गया 8√3, और वो क्या है मीटर में दिया हुआ है, तो इस सारे को हम लोग मीटर में लिख लेते हैं, 8√3 मीटर, आंसर सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके छोटे विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 गुना में d2। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 480 बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 गुना d1 कितना है 20, गुना में d2 लिख लेते हैं, d2 ही रहने देते हैं। या देखिए यह 0 या कितना बन गया 10, या 0 कैंसिल हो गया, तो d2 बराबर कितना आ गया 48 आ गया, 48 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है एक राजमार्ग के एक स्थान ए तथा स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मतलब अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है एक कार ए से दूसरे कार बी से चलना शुरू करती है। ठीक है, मतलब दो कार है, दोनों कार ए और बी से चलना शुरू करती है। ठीक है, यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती है तो 8 घंटे बाद मिलती है। मतलब एक ही दिशा में अगर वह चलती है तो वह कितने घंटे बाद मिलती है, 8 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, अगर अगर वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, कह रहा है कि यदि वे अपनी पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती है तो 2 घंटे में मिलती है, तब वह कितने घंटे में मिल जाती है, 2 घंटे में ही मिल जाती है। तो दोनों कारों की चालें क्या है, अब क्या करना है, दोनों कारों की चालें आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसके चालों का अंतर क्या है, चालों का अंतर कितना है। तो अगर हम a प्लस बी, इधर जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएगा तो a माइनस बी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो a माइनस बी तो 240 बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चालों का अंतर आ गया, तो 8 तरीके 24, यहाँ कितना मिल गया हमें 30 मिल गया। अब देखिए a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 240 बटा में कितना 2, तो इसको काट देंगे तो हमें कितना मिल गया 120, तो बराबर में कितना हो गया 120। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका कैलकुलेशन कर लें, जोड़ दें इसको, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो गया 150, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 75। मतलब a की चाल 75 हो गई, तो b की चाल कितनी होगी, किसी एक में पुट करेंगे, मान के चलिए इसी में पुट करेंगे तो 75 में से 30 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 45। मतलब 75 और 45 उसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 75 45 इसमें है कोई नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर आपका आंसर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन में माध्य की गणना करें। माध्य की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसमें हमें यह निकालना पड़ेगा, यह चूंकि अंतराल में दिया हुआ है तो हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यह तो हो गया f, यह वर्ग अंतराल है, हमें x निकालना है, तो x बराबर क्या होता है
एल प्लस यू बाय टू, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में 2, तो 10 प्लस 0 बटा 2 कितना हो जाएगा 5, 10 प्लस 20 बटा 2 15, 30 बटा 2 15 हो गया, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है, एफ इंटू एक्स निकालना है। अब इसको गुना कीजिए, तो 5 छः के कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 दहन के 150, ये हो जाएगा 25 नमा 225, और ये हो जाएगा 5 का 20, 4 तिया 12 2 14, ठीक है ना। 5 का 20, 4 तिया 12 2 14, 140, ठीक है। अब 11 से गुना कीजिए, 45 का 45, अब 45 4 49, 495, ठीक है। ये आ गया हमको एफ और एफ एक्स निकल गया। अब देखिए इसका माध्य बराबर क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, तो माध्य बराबर कितना हो जाता है, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स बट्टा में समेशन ऑफ एफ, ठीक है। बराबर देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस सबसे पहले इसको तो जोड़ना पड़ेगा, इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 1 10 4 14 2 16 5, 16 5 21, 21 3 24 हाथ में बच गया 2, उसके बाद हाथ में बच गया 2, 4 2 6, 1 7 2 9 1 10, 1040 बट्टा। अब इसका समेशन ऑफ एफ इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 20, 20 10 30 10 40, तो ये क्या हो गया 40। अब इसको काट लीजिए, यह 0 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 का 4, तो हो जाएगा 4 दूनी के 8, 6 चौका 24, बराबर कितना हो गया 26। इसका माध्य कितना आ गया 26 आ गया। इसमें आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी बारंबारता बंटन के समांतर माध्य और माध्यिका इतना इतना हो तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो अब इसको याद रखेंगे आप। बराबर देखिए 3 गुना माध्यिका तो मतलब हो गया 3 गुना 26 माइनस 2 गुना 25.5, ठीक है। अब इसको करेंगे 6 तरीके 18, 3 दूनी 6 1 7 माइनस, तो 5 दूनी के 10, 25 दूनी 50 1 51, ठीक है। इसको आप घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5 2 7 27। यही हो गया आपका बहुलक क्वेश्चन, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सरल कीजिए। अब देखिए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, और इस तरह से हम इसमें से टर्म लेंगे कि बीच वाला टर्म या कोई दूसरा टर्म आ जाए तोड़ने के बाद। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी बराबर, फार्मूला पढ़े होंगे 11th में, साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है, कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ठीक है। इसी फार्मूला पर अब इसको आप तोड़ लो, क्या आ जाएगा गौर करो। पहला टर्म और लास्ट टर्म लेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 तो हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा बटे में 2 तो हो जाएगा 3 थीटा, इनटू में कॉस, इसका जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 4 का आधा 2 तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा, माइनस में साइन 3 थीटा, ठीक है। चलिए बटे में कितना हो जाएगा, नीचे में 2 कॉस 5 1 6 का आधा 3 थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा, सॉरी प्लस नहीं इंटू कॉस 2 थीटा माइनस में कॉस 3 थीटा, ठीक है। चलिए बराबर, अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा,
साइन 3 थीटा ऊपर में कॉमन आ जाएगा, तब बचेगा क्या, 2 cos 2 थीटा माइनस में 1 बटा में देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, cos 3 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 2 cos 2 थीटा माइनस में 1। अब देखिए यह दोनों कैंसिल आ गया, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ 3 थीटा है तो टेन 3 थीटा आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं। क्या कह रहा है, एक शंकु और एक गोलार्ध, मान के चलिए यह शंकु है, यह शंकु है और यह क्या है, एक गोलार्ध है, और इसका क्या है, आधार क्या है, समान है। आधार समान है इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रेडियस अगर r है तो इसका भी रेडियस कितना होगा, r ही होगा। ठीक है, और इसका ऊंचाई भी वाजिब में r ही होगा, क्योंकि गोला में तो ऊंचाई और रेडियस सेम होता है। अब सिर्फ इसका ऊंचाई हमें लेना है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि उनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका वॉल्यूम समान है तो इसका शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, बराबर में इसका क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई r क्यूब होता है, तो r स्क्वायर इंटू r हम लिख लेते हैं थोड़ा सा आसानी के लिए। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, या 3 कैंसिल हो गया, या देखिए h बट्टा में r बराबर यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच गया, तो h अनुपात r कितना आ गया, 2 अनुपात 1 आ गया। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने टीआरई 2 बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 6 to 8 का जितना भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने देखा है। इसमें हम लोग जनरल स्टडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैथमेटिक्स का और मैथमेटिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का हमने अध्ययन किया है। और हमने एक चीज गौर किया इसमें कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वह कहाँ से आए हुए हैं, क्लास 11 से लिए गए हैं। इसीलिए आपको अगर अगले एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप क्लास 11th को जरूर से जरूर बनाएं। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर करें, उसके बाद आप अगर इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप आसानी से उसको बना पाएंगे। ठीक है, और क्लास 11th का टोटल वीडियो मैथमेटिक्स का इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और कहीं अगर दिक्कत आती है, कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा शॉर्ट हो गया, कहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तो आप हमें डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्कैनर, इसको आप स्कैन करोगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।